हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। तो पूर्व प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, इसके सेकंड पार्ट में हम जो इसके आगे क्वेश्चन है वो करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 6th क्वेश्चन है, पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। जैसे हमने मांग के चैप्टर में किया था, मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए, ऐसे ही हमारा पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, पूर्ति फलन क्या है, ठीक है, और उसके जो निर्धारक तत्व हैं फिर हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। जैसे यहां पर लिखा है एस एक्स का मतलब क्या है कि एक्स वस्तु की पूर्ति, एस फॉर सप्लाई और एक्स यानी कि एक्स वस्तु की सप्लाई इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी ओ, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स और जी पी। यानी कि एक्स वस्तु की जो पूर्ति है वो इन तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक है। इन तत्वों से ही ये प्रभावित होती है। जैसे आपको फलन, आप उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे याद कर सकते हैं आप फलन। इसमें आप कौन सा शब्द जानते हैं? फल। जैसे आपके जो मार्क्स आएंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो किसका फल है? किसका फल है? आपकी मेहनत का। उसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मेहनत है, आपके जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद हैं, या आपका जो पेपर है वो आसान आ गया, आपका जो पेपर चेक किया जा रहा है उस समय उस टीचर का मूड बहुत अच्छा है, आपका जो साथी है उसने आपको नकल दे दी। ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित होता है। लेकिन अब हम आगे ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर है, ठीक। तो अभी तक हम यहां पर देख रहे हैं पूर्ति फलन यानी फल। फल का मतलब क्या है कि ये जो फल है ये इसके कारण है, इन चीजों के कारण है, ठीक है। ये पेड़ है और उसका ये रिजल्ट है, उसका ये फल है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? एक्स वस्तु की पूर्ति फल है, ठीक है। किसका फल है? इस पेड़ का। फलन का मतलब समझ में आ गई ना कि इस पेड़ का फल है, फंक्शन है, यानी कि इसकी पूर्ति इन चीजों पर निर्भर करती है। बस आपको ये समझना है। तो अब हमारा कि इसके निर्धारक तत्व, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? पी एक्स। उसी वस्तु की अपनी कीमत। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है? वो आपकी मेहनत पर करता है। उसके अलावा जो और भी बहुत से फैक्टर मैंने आपको बताया। कौन कौन से फैक्टर हैं? आशीर्वाद है, आपका पेपर आसान आ गया, आपके दोस्त ने आपकी हेल्प कर दी, वहां पर जो टीचर था उसने हेल्प कर दी, आपका पेपर चेक करते हुए उस टीचर का मूड अच्छा था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? वो है आपकी अपनी मेहनत। ये तो अलग फैक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आपकी अपनी मेहनत। तो यहां पर भी वही है। इसमें उस वस्तु की जो पूर्ति है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करेगी? उसकी अपनी कीमत पर।
और बहुत से तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सेकेंडली है। सबसे पहला जो है वो है उस वस्तु की अपनी कीमत। तो पूर्ति के निर्धारक तत्व, तो पहला है वस्तु की अपनी कीमत। अब जो हमने मांग वाला चैप्टर किया था उसमें संबंध क्या था, उल्टा था, यहाँ पर सीधा है, क्योंकि उस समय हम उपभोक्ता की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादक की। तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी, यानी कि समान दिशा में परिवर्तन। समान दिशा में परिवर्तन। अगर उसकी कम होगी तो उसकी पूर्ति भी कम होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो उस वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो उत्पादक के लिए वो फायदेमंद है, इसलिए वो उसकी ज्यादा मात्रा बेचेगा। जैसे ही कीमत बढ़ी वो उसकी पूर्ति बढ़ा देगा ताकि वो ज्यादा लाभ कमा सके। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत, यानी कि पीओ, अदर गुड्स। तो अदर गुड्स की जो कीमत है वो कैसे प्रभावित करती है? जब संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी पूर्ति बढ़ जाती है। कैसे भाई? मान लो एक उत्पादक ए और बी दो टाइप की वस्तुएं करता है। बी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तो अब वो किसकी पूर्ति बढ़ा देगा? बी की। अगर ए की बढ़ जाती है तो वो ए की पूर्ति बढ़ा देगा। तो इस प्रकार जो जिसकी कीमत बढ़ जाएगी उसके लिए वो लाभदायक हो जाएगी और वो उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा। तो ये है संबंधित वस्तुओं की कीमत। फिर है फर्मों की संख्या। अब अगर एक उद्योग में कुछ फर्में हैं तो पूर्ति कम होगी, अगर फर्मों की संख्या ज्यादा है तो पूर्ति बढ़ जाएगी। भाई अगर 10 है तो कम है, मान लो 20 हो जाए तो पहले से क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। भाई 20 कंपनियां उस वस्तु की मात्रा को ज्यादा उत्पादित करेंगी, ज्यादा बेचेंगी, तो इसलिए पूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर है फर्मों का उद्देश्य। अब फर्मों का उद्देश्य का मतलब क्या हुआ कि अगर तो फर्मों का उद्देश्य है लाभ कमाना तो वो अधिक कीमत पर ही ज्यादा पूर्ति करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन फर्मों का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बेचें, तो वो उसी कीमत पर भी, जो स्थिर कीमत है, जो प्रचलित कीमत है, स्थिर की बजाय हम कहेंगे प्रचलित कीमत है, तो प्रचलित कीमत पर वो अधिक पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचना, यानी कि अपने रिवेन्यू को बढ़ाना। उसके बाद पांचवा हमारा जो निर्धारक तत्व है वह है उत्पादन के साधनों की कीमत। अब उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। उन उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है उनकी। तो जैसे भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूर को या श्रम को मजदूरी और उद्यम को या उद्यमी को लाभ के रूप में उनका जो पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति है वो उनको प्राप्त होती है। तो अगर उत्पादन के साधन सस्ते होंगे, तो लागत कम होगी। जब लागत कम होती है तो लाभ बढ़ता है, इसलिए उत्पादन बढ़ता है और पूर्ति भी बढ़ती है। तो अगर उत्पादन के साधन महंगे हैं तो यानी कि इनके साथ इसका कैसा संबंध है, उल्टा संबंध। अगर तो उत्पादन के साथ साधन महंगे हैं तो लागत बढ़ेगी तो पूर्ति कम होगी। अगर उत्पादन के साधन सस्ते हैं तो क्या होगा, लागत कम होगी, लाभ बढ़ेगा और पूर्ति भी वस्तु की बढ़ जाएगी। फिर है तकनीक, टी, ठीक है। तो तकनीक का मतलब क्या हुआ, अगर बेहतर तकनीक है तो कम लागत पर वस्तु को बनाना संभव होगा, और जब कम कीमत पर या कम लागत पर वस्तु बनाई जाएगी तो उसकी पूर्ति भी अधिक होगी, क्योंकि उसमें जो लाभ है वो ज्यादा है, तो इसलिए उत्पादक उसकी पूर्ति ज्यादा करेगा। फिर है 7वां संभावनाएं। तो संभावनाएं क्या है कि अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो आज वो उसकी पूर्ति कम करेगा, और अगर
उत्पादक को लग रहा है कि भविष्य में इसकी जो कीमत है वो कम होने जा रही है या कम हो सकती है, तो वो आज इसकी पूर्ति को बढ़ा देगा ताकि वो उसकी कम कीमत होने से पहले ही उसको बेच दे, अपने माल को बेच दे। 8वां पॉइंट हमारा है सरकार की नीति। अगर सरकार किसी वस्तु की उपभोग को कम करना चाहती है तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, जिससे कि उस वस्तु की जो खपत है वो कम होती है, तो पूर्ति भी उसकी कम हो जाती है। और जब सरकार उसकी खपत को बढ़ाना चाहती है तो उसके ऊपर अनुदान देती है, जिसको हम इंग्लिश में समझते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी देने से वो वस्तु उपभोक्ताओं के लिए सस्ती हो जाती है और उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। 7th क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, पूर्ति के नियम की तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो हमने 4th चैप्टर में भी हमने किया था, मांग के नियम की तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो उसी तरीके से ये है, ये अध्याय जैसे कि पहले भी बताया आपको कि मांग का जो अध्याय है उसके विपरीत है, उल्ट है। तो जैसे वहां पे था उसके बिल्कुल उल्ट यहाँ पे है। तो पहले हम बताएंगे पूर्ति का नियम क्या है, फिर तालिका और रेखा चित्र की सहायता स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पूर्ति का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये शब्द आपने मांग वाले चैप्टर में भी लिखा था, ठीक है, और यहां पर भी हम लिख रहे हैं। और वो अन्य बातें क्या हैं जो हमने अभी आपको पीछे करवाया था, Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px Po, उसके बाद हमारा था NF G NP, उसके बाद T, उसके बाद X EX और GP। तो इस Px को छोड़कर ये सारी क्या है, अन्य बातें। तो ये जब स्थिर हैं यानी कि ये समान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये पूर्ति का नियम तभी लागू होता है, नहीं तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे पहला संबंध हम देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो संबंध हम देखते हैं वो इसकी अपनी कीमत से देखते हैं। जैसे कि आपकी जो रिजल्ट है, आपके जो मार्क्स आएंगे 12वीं में, उनका जो सबसे पहला संबंध होगा वो आपकी मेहनत से होगा। अन्य बातों को हम समान मानकर चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि और सारी बातें समान हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे, यानी कि ये आपका सीधा संबंध है। सॉरी, आपकी मेहनत और आपके मार्क्स में कौन सा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है, एक दिशा में, आप दोनों में, आपके मार्क्स में और आपकी मेहनत में एक दिशा में ही परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से पूर्ति का है कि ये सभी बातें अगर समान होंगी तभी ये नियम लागू होगा। और ये नियम क्या कहता है कि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। तो Px से इसका सीधा संबंध तभी हो सकता है जब ये सारी बातें स्थिर रहें, समान रहें, इनमें कोई परिवर्तन न हो। अगर इनमें कोई परिवर्तन हो गया तो ये पूर्ति का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। तो ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है। यही बात आपको मांग के नियम में भी सिखाई गई थी कि अन्य बातें क्या हैं। अन्य, ये लाइन आपको डेफिनेशन से पहले जरूर लिखनी है। अगर आपने ये डेफिनेशन से पहले नहीं लिखी तो आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं है, आपकी डेफिनेशन सही नहीं होगी, वो नंबर काट सकता है। तो चाहे मांग का नियम हो चाहे पूर्ति का नियम हो, आपको अन्य बातें समान रहने पर ये शब्द, ये वाक्य जरूर प्रयोग में लाना है। इसके बाद हम कहेंगे कि पूर्ति के नियम की जो व्याख्या है वो निम्न तालिका से कर सकते हैं। तो तालिका हमने क्या बनाई है, वही सिंपलेस्ट तालिका है, कीमत और मात्रा, क्योंकि संबंध कौन सा है, सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है। तो एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो मात्रा भी बढ़ रही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये प्रत्यक्ष संबंध दिखा रहा है, सीधा संबंध दिखा रहा है। फिर हम कहेंगे कि
इस तालिका को एक्सप्लेन करने के बाद हम कहेंगे कि इस मांग के ये पूर्ति के नियम को हम चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो ये चित्र बनाएंगे हम। इसी तालिका को हमने चित्र में तब्दील कर दिया। तो एक पर एक, तो यहाँ से एक ये बिंदु मिल गया, 2 पर 2, यहाँ एक बिंदु मिल गया, 3 से 3, यहाँ एक बिंदु मिल गया, 4 से 4, यहाँ एक बिंदु मिल गया, 5 से 5, यहाँ एक बिंदु मिल गया। इन सबको अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक वक्र आ गया जिसका नाम हमने दे दिया SS। ये आपको मैंने बताया था SS क्यों नाम दे दिया, क्योंकि S स्टैंड्स फॉर सप्लाई। सो वी कैन यूज एनी नेम बट वी शुड ट्राई टू गिव इट अ नेम ऑफ SS, बिकॉज ये सीधा उसको अर्थ बता देगा कि ये कौन से वक्र की हम बात कर रहे हैं। इसी वक्र को हम बिना मात्राओं के भी दर्शा सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन लगाई, इस आगे डायग्राम को जल्दी बनाना है, ठीक है, तो आप बिना मात्राओं के डायग्राम बना सकते हैं, वो भी सही है। जैसे आपने सीधा सप्लाई वक्र, क्योंकि धनात्मक है तो सीधा सप्लाई वक्र ऐसे बनाया, S, और इसको कैसे दिखा दिया, यहां पर P दिखा दी, यहां पर Q, यहां पर P1 दिखा दिया, यहां पे Q1। तो 1 क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि शुरू में इतनी थी, फिर कीमत में वृद्धि हुई और वो P1 हो गया। तो उसके कारण शुरू में जो मात्रा थी, पूर्ति थी, वो OQ थी, लेकिन क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो उसकी जो पूर्ति है वो भी OQ से OQ1 हो गई। हम 1, 2 इसलिए देते हैं ताकि हम ये परिवर्तन कर सकें कि पहले वाली कौन सी थी और जो परिवर्तन आने के बाद है वो कौन सी हुई। ये इन चीज़ों को ईजिली अर्थ दे देते हैं ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर पढ़ रहा है, उसको आपकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वो इन चीज़ों से समझ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगाया, तो एरो का निशान लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ इधर गई है, ये चीज़ इधर गई है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। OX पर हमने क्या दिखाई है, मात्रा, OY पर क्या दिखाई है, कीमत, और पहले शुरू में कीमत कितनी थी, OP शुरुआत की कीमत है, आरंभ, और OQ शुरुआती मात्रा है। जैसे ही कीमत बढ़कर OP1 होती है तो जो क्वांटिटी है, मात्रा है या पूर्ति है, वो बढ़कर कितनी हो जाती है, OQ1। तो ये दिखाता है कि PP1 बढ़ोतरी से QQ1 पूर्ति में वृद्धि होती है। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं का मतलब क्या, मान्यताएं वो हमारे पहले ही हमने उनको अज्यूम कर लिया है, अजम्पशंस हैं, ये इंग्लिश में इसको बोला जाता है कि अगर ये होंगी तब ये नियम होगा, ठीक है। यानी कि ये शर्तें मान सकते हैं हम। मान्यताओं को हम क्या कह सकते हैं, शर्तें। ये शर्तें हैं, ये अजम्पशंस हैं कि अगर ये ऐसा होगा तभी ये नियम लागू होगा। वो शर्तें कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था, Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, P, O, NF, G, NP, T, EX और GP। तो ये अगर सारे स्थिर होंगे, इसके ऊपर मैंने लाइन लगाई है, लाइन मैथ्स में जिसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं उसको क्या कह देते हैं कि ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि अगर ये स्थिर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी ये नियम लागू होगा। वो क्या है, संबंधित वस्तुओं हम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 PO, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये पहली मान्यता। दूसरी NF, फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा G, फर्मों के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ NP, साधनों, उत्पादन के साधनों की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा T, उत्पादन की तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें जो PX को छोड़कर है उन्हीं को यहां पर लिखना है और ये लिखना है कि इनमें कोई परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी याद करने की भी चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि भाई अन्य बातें क्या हैं, तो वो अन्य बातें ही क्या हैं, इसकी मान्यताएं हैं, शर्तें हैं। तो ये सारी की सारी आप लिखते चले जाओ कि ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी मान्यताएं बन गई। उसके बाद ई के संभावनाओं में, यानी कि भविष्य में उस वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जीपी सरकार की नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमने सारा लिख दिया भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और वो हमारी क्या बन गई, 7 पॉइंट मान्यताओं के बन गए बिना याद किए। उसके बाद आता है अपवाद। वाद क्या होता है? वाद होता है कोई सिद्धांत। अप जब इसके आगे लग गया, जैसे शब्द होता है ना, अप शब्द, उसके आगे अप लग जाए तो अप शब्द बन जाता है। अब शब्द क्या है? शब्द का उल्टा। ऐसे ही वाद क्या है? एक सिद्धांत है। और अप उसके आगे लग गया, अपवाद बन गया। अपवाद का मतलब क्या है कि ये जो सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो यह जो सिद्धांत है वो कहां पर लागू नहीं हो पाता? तो 3 पॉइंट्स हैं इसमें। कृषि उत्पाद, भाई जो कृषि उत्पाद है वहां पर पूर्ति का जो नियम है ज्यादातर लागू नहीं होता। कैसे? मान लो गेहूं बोई, गेहूं की कीमत में भी वृद्धि हुई और किसान सोच रहे हैं भाई ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाए, लेकिन जो ऐन मौके पर बरसात हो गई तो कीमत ज्यादा है गेहूं की, लेकिन क्योंकि बरसात हुई है इसके कारण उसका उत्पादन बढ़ने की बजाय और क्या हो गया, कम हो गया। तो वहां पर क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, हम उत्पादन तो तब करेंगे ना जब वो सीधा हमारे बस में हो, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी पूर्ति ज्यादा नहीं हो पाई, हम उत्पादन नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमारे ऊपर प्रकृति का क्या था, रिस्ट्रेंट था। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो इसलिए उनकी ज्यादा मांग होने के बावजूद भी उनकी पूर्ति कम की जाती है, क्योंकि वो उसकी पूर्ति को कुछ सिलेक्टेड लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ताकि उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वस्तु की वो बनी रहे। ठीक है, पहले कुछ जो कारें थी, जो वो कारों की जो मालिक थे, कंपनियां थी, जो वो अपनी कारों को सिर्फ पैसे देकर, मान लो जो व्यक्ति पैसे देकर उनको खरीदने की क्षमता रखता है उसी को नहीं देते थे, उसके अलावा वो ये भी देखते थे कि इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या है, क्या ये हमारे ब्रांड के इक्वल है, क्या ये हमारी वस्तु की और मतलब के जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने में है, या इसकी वो जो प्रतिष्ठा है वो कम कर देगा। मान लो एक जाके चोर खड़ा हो जाए जी मेरे पास पैसे और दे दो, तो उस समय वो उन लोगों को नहीं देते थे, क्योंकि वो उसको सीमित रखना चाहते थे, ताकि उनकी जो कार है, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। फिर है नाशवान। जो वस्तुएं नाशवान होती हैं, जैसे टमाटर है, भाई अगर उसकी कीमत कम भी होगी तो जो उत्पादक है वो उसकी कम कीमत पर भी ज़्यादा पूर्ति करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं तो ये खराब हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी, तो वो फटाफट उसको निकालने की कोशिश करता है। तो इन 3 स्थितियों में जो हमारा पूर्ति का नियम है वो लागू नहीं होता। तो यहाँ पर ये हमारे आज 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगली 2 वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।